स्थान पर आप ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल करते रहें। पॉर्न फिल्म मामले में राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। ऐसे में आज उनकी फिर कोर्ट में पेशी है। लेकिन इस बीच खबर है कि पुलिस को 20 से 30 मिनट तक के ऐसे 90 वीडियो भी हाथ लगे हैं जिन्हें हॉटशॉट ऐप पर अपलोड किया गया था। पुलिस इसे कुंद्रा के खिलाफ बड़े सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। अश्लील फिल्में बनाने और उसे ऐप के जरिए दिखाने के मामले में राज कुंद्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं और इस बीच उनके डर्टी गेम के एक राज बाहर आ रहे हैं। पुलिस ने 70 अश्लील वीडियोज बरामद किए हैं। आरोप है कि राज कुंद्रा ने इसे उमेश कामत के साथ मिलकर बनाया था। बताया गया कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्में दिखाने और पायरेसी के कानून से बचने के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी थी। इतना ही नहीं, पुलिस को जांच में राज कुंद्रा के संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोर्न रैकेट चलाने वाले अपराधी से मिले हैं। जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर हर गुजरते दिन के साथ उसकी नई नई काली हकीकत सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉर्न फिल्मों के गंदे धंधे को ऑपरेट करने वाले यश ठाकुर और अरविंद श्रीवास्तव से संबंध का पता चला है। यश ठाकुर राज कुंद्रा के हॉटशॉट्स ऐप की तरह न्यूफ्लिक्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म चलाता था। राज कुंद्रा का पूर्व PA और आरोपी उमेश कामत कुंद्रा और यश ठाकुर के बीच की कड़ी था। उमेश कामत पॉर्न वीडियोस बनाकर उसे कुंद्रा के हॉटशॉट्स और यश ठाकुर के न्यूफ्लिक्स दोनों जगह अपलोड करवाता था। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा की वियना इंडस्ट्री के अलावा JL स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी थी जिसका एक दफ्तर सिंगापुर और दूसरा लंदन में था। इन दोनों कंपनी का सर्वर कैनरिन कंपनी और यश ठाकुर की न्यूफ्लिक्स के लिए भी होता था, जिसके एवज में राज कुंद्रा को रॉयल्टी मिलती थी। यानी एक ही पॉर्न फिल्म से राज कुंद्रा दोहरी कमाई कर रहा था। यही नहीं, क्राइम ब्रांच को यह भी पता चला है कि राज कुंद्रा ने हॉटशॉट्स ऐप पर दिखाई जा रही पॉर्न फिल्मों को पायरेसी से बचाने के लिए बाकायदा कॉपीराइट की एक लीगल टीम भी तैयार की थी। यही नहीं, राज कुंद्रा और उसकी टीम पर नाजायज मांग करने और धमकी देने के आरोप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार भी लगा रहे हैं। और थ्रेट ये था कि मुझे उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। वो जब कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा शूट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरी प्राइवेट चीजें लीक कर देंगे। मेरे ना करने के बाद मेरा फ़ोन नंबर इंटरनेट पे लीक कर दिया गया। वेब सीरीज़ को ऑफ़र दिया था। जब ऑडिशन की बात आई तो ऑडिशन के बाद पे उन्होंने कहा कि ऑडिशन लेना होगा। तो लॉकडाउन का टाइम था, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे वीडियो कॉल पे ऑडिशन ले सकते हैं। जब मैं वीडियो कॉल पे आई तो उनकी पूरी चीज़ें बदल गई। उन्होंने मुझे कहा कि आपको न्यूड ऑडिशन देना होगा। उसके बाद वो काफ़ी वल्गर बातें करने लगे। मैंने उसके लिए मना कर दिया। उधर क्राइम ब्रांच की कड़ी पूछताछ में राज कुंद्रा का साथी और IT हेड रायन थोरपे टूट गया और उसने राज कुंद्रा के कई राज उगले। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में रॉयन थोरपे ने बताया कि राज कुंद्रा के डर्टी फिल्मों के उस रैकेट में उसका रोल राज कुंद्रा को यह बताना था कि तकनीकी रूप से एहतियात बरत कर वह किस तरह से कानून से बच सकते हैं। इन सबके बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने कल जोगेश्वरी स्थित राज कुंद्रा के दफ्तर में छापेमारी की। इस छापेमारी में कई अश्लील वीडियो और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के ऑफिस को सील कर दिया है, लेकिन जांच में यह बात सामने आई है कि इस ऑफिस में ही न सिर्फ अश्लील वीडियो की एडिटिंग होती थी, बल्कि उसे यहीं से लंदन भी भेजा जाता था। कुंद्रा के हर राज को बाहर लाने के लिए क्राइम ब्रांच की छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि उसके हाथ करीब 70 अश्लील वीडियो लगे हैं जो कुंद्रा के साथी उमेश कामत ने बनाए और उन्हें लंदन के कैनरिन कंपनी को भेजा गया था। खबर है कि इसके अलावा 20 से 30 मिनट तक के ऐसे 90 वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं जिन्हें हॉटशॉट ऐप पर अपलोड किया गया था। पुलिस इसे कुंद्रा के खिलाफ बड़ा सबूत मान रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुंद्रा से रोजाना किए गए लाखों लेन देन से जुड़े राज भी उगलवा लिए, जिसमें उसने बताया कि उसने फरवरी 2019 में आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी, फिर हॉटशॉट्स नाम का ऐप बनाया था। इस ऐप को उसने लंदन की कैनरिन कंपनी को $25,000 में बेच दिया था, लेकिन उसके मेंटेनेंस यानी रखरखाव के नाम पर अपनी विहान कंपनी से करार कर लिया था। मेंटेनेंस के नाम पर ही विहान कंपनी के 13 बैंक खातों से पैसों का लेन देन होता था।
बताया जा रहा है कि हॉट शॉट्स ऐप के सब्सक्राइबर्स के जरिए होने वाली मोटी कमाई को मेंटेनेंस के नाम पर दिखाया जाता था। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा पूछताछ के दौरान लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा बनाए गए वीडियो अश्लील जरूर होते थे, लेकिन वो पोर्न वीडियो नहीं बनाते। उनके वकील भी सामने आकर यही दावे कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की छापेमारी और जांच में जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं वो राज कुंद्रा के काले कारोबार की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में राज कुंद्रा की कंपनी बियॉन्ड के जरिए हुए भारी भरकम लेन देन की ऑडिट करने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से बड़ी खबर आ रही है। सोपोर में बीती रात से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। मुठभेड़ अब भी जारी है और सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर सोपोर से सामने आ रही है। सोपोर में आपको बताते चले, बीती रात से लगातार मुठभेड़ चल रही थी और अब भी वहां लगातार मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार भी गिराया है। अभी लगातार पूरे इलाके को घेरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ लगातार अब भी जारी है, यानी कि और आतंकी वहां पर छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। और रिफत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रिफत, इस पूरे मुठभेड़ को लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है? किस वक्त ये मुठभेड़ हुई और जो आतंकी मारा गया किस संगठन का बताया जा रहा है? देखिए, मैं आपको अभी लेटेस्ट अपडेट बताऊं कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी तक पहले 1 मिलिटेंट मारा गया था और अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। कल शाम को 2 से 3 मिलिटेंट छुपे होने की खबर पुलिस को मिली थी और फौरन कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने। और उसके बाद मिलिटेंटों को सरेंडर करने के लिए भी कहा गया, लेकिन मिलिटेंट ने मना किया और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला कल रात को ही शुरू हुआ और रात भर ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और अर्ली इन द मॉर्निंग 1 मिलिटेंट मारा गया और अब 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की जो है वो खबर है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की पुलिस को खबर मिली थी और अभी जो है ऑपरेशन जारी है। अभी ये देखना होगा कि क्या कोई और मिलिटेंट वहाँ पे है या 2 ही मिलिटेंट थे। फिलहाल जो है ऑपरेशन जारी है। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और 1 जनवरी से लेके अभी तक तकरीबन 81 मिलिटेंट जो हैं मारे गए हैं कश्मीर वादी में अलग अलग जगहों पे और उसमें ज़्यादा जो तादाद है वो लश्कर के मिलिटेंटों की है। तकरीबन 43 मिलिटेंट जो हैं लश्कर के वो मारे गए हैं। कुल मिला के 81 मिलिटेंट मारे गए हैं 1 जनवरी से लेके अभी तक। जी रिफत। उत्तर प्रदेश के कानपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक कार तेज रफ्तार में होने की वजह से डिवाइडर से जा टकराई। बताया गया कि आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। उसमें साफ दिखा कि तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क किनारे खड़ी सामान ढोने वाली एक गाड़ी से भिड़ गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे खड़ी वो गाड़ी टक्कर के बाद पलट गई, लेकिन जिस कार से भिड़ंत हुई वो वहीं नहीं रुकी। वो उस गाड़ी से टकराने के बाद डिवाइडर से जा भिड़ी। ये तो गनीमत रही कि पीछे से आ रही एक दूसरी कार के ड्राइवर ने पहले ही ब्रेक लगा दिए। इस हादसे के फौरन बाद लोग वहां जुट गए और पुलिस की टीम ने भी वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई। कुछ पुलिस वाले ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने लगे तो कुछ ने दोनों गाड़ियों के जख्मी ड्राइवर को वहां से अस्पताल भेजा। सोशल मीडिया पर चीन के इंजीनियरों की AK-47 राइफल लेकर काम करने की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। पिछले दिनों चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीन के लोग की बस पर हमला हुआ था और बताया जा रहा है कि इसी के बाद से चीन के कर्मचारियों का पाकिस्तान की सेना पर से भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल चीन के इंजीनियर कर रहे हैं वो आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क से खरीदे गए हैं। पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी लोगों के मन में बस पर हुए हमले के बाद से डर बैठ गया है और यही वजह है कि चीन के इंजीनियर और उनके कामगार हाथों में AK-47 राइफल लेकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना चीनी कामगारों को बलूचिस्तान में सुरक्षा मुहैया जरूर कराती है, लेकिन बस पर हुए हमले के बाद से उनके अंदर डर बैठ गया है और उनको इस बात का यकीन हो गया है कि पाकिस्तान की फौज पर भरोसा करना सही नहीं है और यही वजह है कि बलूची विद्रोहियों से खुद को बचाने के लिए अब उनके इंजीनियर और कामगार हाथों में असल्ट राइफल लेकर चल रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट से आई हैं। पहली तस्वीर देखिए, काले कपड़ों में खड़ा ये चीन का इंजीनियर है जो रोड का लेवल मापने वाले उपकरण पर काम कर रहा है, लेकिन उसके कंधे पर एक असॉल्ट राइफल नजर आ रही है जिसे उसने बड़ी मुस्तैदी के साथ पकड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर में भी एक इंजीनियर ऐसे लेवलर के साथ काम कर रहा है, उसके कंधे पर भी AK-47 राइफल टंगी हुई है। तस्वीरों में दीवार पर लिखी मैंड्रिन भाषा भी दिखाई दे रही है।
माना जा रहा है कि जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल चीनी इंजीनियर कर रहे हैं वो हक्कानी नेटवर्क से खरीदे गए हैं। सोशल मीडिया पर हाथों में हथियार लिए काम करते हुए चीनी इंजीनियर और कामगारों की तस्वीरें वायरल हो रही है। चीनी इंजीनियर और उनके कामगार पहले से ही पाकिस्तान के कामगारों के प्रति एक सख्त रवैया अपनाते रहे हैं और अब चीनी इंजीनियर और उनके कामगारों के हाथों हथियार आने के बाद से पाकिस्तानी कामगारों के अंदर दहशत है। चीन ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आए दिन चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर बलोच विद्रोही धावा बोल रहे हैं। हाल ही में एक बस पर भी बलोच विद्रोहियों ने हमला किया था। चीन ने सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन SSD बनाई थी। इस SSD का काम पाकिस्तान में काम कर रहे चीन के नागरिकों की सुरक्षा करना है। चीन के नागरिकों की सुरक्षा में पाकिस्तान सेना भी तैनात है। बावजूद इसके चीन के कई प्रोजेक्ट पर बलोच विद्रोहियों के हमले हो रहे हैं। हमलों के डर से ही चीन ने अपने कामगारों के हाथ में असॉल्ट राइफल थमा दी है। पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट और उनके नागरिकों की सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन विद्रोहियों के हमले लगातार जारी हैं। पिछले ही दिनों बस पर हुए हमले में 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जबकि कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए थे। पाकिस्तान ने इस हमले को एक हादसा बताकर इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन चीन के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान को ये मानना पड़ा कि ये हादसा नहीं, हमला है। चीन को तो पाकिस्तान की जांच एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं और यही वजह है कि उसने अपनी एक जांच टीम को पाकिस्तान भेजा है। जयपुर में बीजेपी के छात्र संगठन ABVP के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के घर का घेराव कर खूब हंगामा किया। उन्होंने राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में शिक्षा मंत्री के रिश्तेदारों के चयन में धांधली का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए ABVP के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वहीं VVIP इलाके में इतने लोगों के एक साथ जुटने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वो तुरंत एक्शन में आई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने लगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये छात्र हैं और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर पहुंचे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर प्रदर्शनकारी भड़क गए और हिरासत से बचने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले उन्होंने शिक्षा मंत्री के अलावा गहलोत सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बाद में पुलिस कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने ले गई, तब जाकर वहां हंगामा शांत हुआ। क्या अब राजस्थान कांग्रेस में बगावत की आग सुलग रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान में बागी तेवर अपना रहे सचिन पायलट ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी है और इस बार भी इशारों में उनका निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है। हालांकि पायलट ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर बताने की कोशिश की कि पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसकी वजह से पार्टी लगातार सच्चा में बने रहने में नाकाम रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें अब बार बार राजस्थान की तरफ जा रही है। पंजाब के घमासान के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के एक रीट्वीट के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। पंजाब में बदलाव के बावजूद सिद्धू और अमरिंदर सिंह लंबे समय तक चुप रहे, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की सियासी जंग में चुप्पी टूट चुकी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दिन पहले जब मीडिया के सामने आए तो राजस्थान कांग्रेस से जुड़े कई मसलों और पार्टी की चुनावी रणनीतियों पर खुलकर बात की। हालांकि इस बातचीत में उन्होंने एक बार भी राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी जुबान पर एक टीस आ गई। टीस ये कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक बार बनने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी क्यों नहीं हो पाती। राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की बनी है तो उसके बाद हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए थे और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी के नेताओं की कि हम दोबारा चुनाव जीते हैं। तो हम पिछली बार 20 पे रह गए थे, फिर 50 पे रह गए थे। कई राज्यों में बार बार सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की तुलना में कांग्रेस कहां पिछड़ जाती है। इस कसक के साथ उठाए गए सवाल में भले ही किसी का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ था ये हर कोई समझ सकता है। खुद पायलट ने भी कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने पार्टी नेतृत्व और नेताओं के सामने भी उठाया है। 23 में जो चुनाव हो उसमें जो आशीर्वाद हमें मिला है उससे ज़्यादा मिले, अपने कामों से, अपनी एकजुटता से, परफॉर्मेंस से, हार्डवर्क से। तो उस सिलसिले में हमने अपने सुझाव रखे थे और ये हम सबका दायित्व अधिकार है अपनी बात आलाकमान को रखें। उस संदर्भ में जो हमें कहना था हमने AICC को बोल रखा है और AICC ने बात का संज्ञान लिया।
कमेटी बनी, कमेटी ने मीटिंग्स करी हैं और मुझे लगता है समय रहते सब निर्णय ले लेंगे। पायलट ने उम्मीद जताई है कि पार्टी उनके उठाए मुद्दे पर ध्यान देगी और वक्त रहते फैसला भी करेगी। बिना किसी का नाम लिए सचिन पायलट ने जो कुछ भी कहा वो पार्टी के लिए किसी भी नेता या कार्यकर्ता की चिंता हो सकती है, लेकिन जनाधार वाले पायलट कांग्रेस की इस खास कमजोरी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी नज़र में इसका उपाय क्या है ये हर कोई जानता है। लेकिन मीडिया के सामने सचिन ने मुद्दे तो उठाए, उन मुद्दों का हल ढूंढने की संगठन से अपील भी की, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। न कामयाबी को दोहरा पाने में नाकाम रहने वालों का और न ही कामयाबी का रास्ता खोलने में सक्षम चेहरों का। राज्य में पार्टी अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का पद संभाल चुके पायलट ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि पार्टी में काम करने वालों को पद भले ही मिले या ना मिले, लेकिन सम्मान उनका हक है जो मिलना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में जब मैं अध्यक्ष रहा 6.5 साल, तब मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए, जिन लोगों ने दिन और रात देखा नहीं, जिन लोगों ने लाठियां खाई, केस उनके ऊपर लग गए, अपनी जेबों से पैसे खर्च किए, जिन्होंने खून पसीना बहा, जो बूथों पे खड़े रहे, उन लोगों को पद पोस्ट ना भी हो, मान सम्मान मिलना चाहिए। पायलट की नजर कहां है और उनके निशाने पर कौन है? कांग्रेस ही नहीं, राजनीति की मामूली समझ रखने वाले भी इसे भांप रहे हैं। चूंकि पायलट ने किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से जो सामने आए, उन्होंने भी बगैर किसी का नाम लिए उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। मैं एज ए कांग्रेस एमएलए मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसा टेन्योर है जिसमें कांग्रेस सरकार ने बहुत सराहनीय काम किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहनीय काम किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगली बार भी पूरी राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएंगे। पार्टी का चिंतन का विषय है, वो पार्टी करेगी कि क्यों हमें क्या और करना चाहिए, लेकिन जब राज में होते हैं, जब सरकार होती है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश की जनता को अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे, उसके कार्य होने चाहिए। वो कार्य हो रहे हैं और पार्टी नेतृत्व तो इस बारे में भी विचार करेगा। हाँ, पार्टी जब सरकार बनती है, एमएलए चुने जाते हैं, तो पार्टी का हर वो कार्यकर्ता जो बूथ पे भी लड़ता है उसका भी योगदान होता है, हर व्यक्ति का योगदान होता है। पंजाब में सिद्धू को कमान मिलने के बाद जिस तरह कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन नए अध्यक्ष को मिला, सचिन पायलट का दावा है कि उसी तरह आला कमान के फैसले का सम्मान दूसरे राज्यों में भी होगा। पायलट ने अपने तरफ से काफी कुछ कह दिया, लेकिन पार्टी सचिन के इशारे को कितना समझती है और क्या पंजाब की तरह राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म हो पाएगी, इसके लिए कुछ वक्त तो इंतजार करना ही पड़ेगा। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद राजस्थान में भी हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को उम्मीद है कि जिस तरीके से पार्टी आलाकमान ने पंजाब का समाधान निकाला, उसी तरह राजस्थान का भी समाधान निकालेगी। सिद्धू की ताजपोशी के बाद पायलट समर्थकों की उम्मीदें बढ़ गई है, लेकिन सियासत में उम्मीद और अंदेशों में ज़्यादा फासला नहीं होता है, इसे खुद पायलट भी जानते हैं। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस का दंतेवाड़ा में ऑपरेशन मानसून जारी है। हर साल मानसून में 4 महीने तक सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन बंद रहता है, जिसका फायदा नक्सली उठाते हैं और गांव के नौजवानों को जबरदस्ती अपने संगठन में शामिल कर लेते हैं। लेकिन इस बार सुरक्षा बल के जवानों ने ठान लिया कि नक्सलियों का विस्तार नहीं होने देंगे। इसलिए वो दंडकारण्य के जंगलों में ऐसे तैनात दिखे कि नक्सलियों को गांवों की तरफ बढ़ने से पहले 10 बार सोचना पड़े। अपनी जान को दांव पर लगाकर जवान नदी के गहरे पानी और घने जंगल में मुस्तैद है। पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि ग्रामीणों में सुरक्षा भाव आ रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के तहत जवानों की एक टुकड़ी 3 दिन तक जंगल में रहने के बाद कैंप में वापस तब आती है जब दूसरी टुकड़ी जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले वहां रहने के लिए इन जवानों को हर तरह के हालात से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस ने अपने ही पूर्व कमिश्नर के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। शिकायत करने वाले बिल्डर का आरोप है कि उनके खिलाफ कुछ केस और शिकायतें पुलिस के पास थीं। उन्हीं का निपटारा करने के बदले में परमबीर की ओर से 15 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। ऐसे में परमबीर सिंह पर अब गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और डीजी होमगार्ड परमबीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली आ रही हैं। अब परमबीर सिंह के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उगाही के मामले में मुंबई पुलिस ने परमबीर सिंह के ऊपर बाकायदा एफआईआर दर्ज की है। 15 करोड़ की उगाही के मामले में मुंबई पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और 2 आम नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
बताया जा रहा है कि इस मामले में इतनी धाराएं लगाई गई है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस पूरे मामले में 29 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले बिल्डर का आरोप है कि उनके खिलाफ कुछ केस और शिकायतें पुलिस के पास थीं। उन्हीं का निपटारा करने के बदले में परमबीर की ओर से 15 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। एफआईआर में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के अलावा 5 अन्य पुलिसकर्मी हैं। एफआईआर में परमबीर के अलावा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट के डीसीपी का भी नाम है, जबकि अन्य पुलिसकर्मी क्राइम ब्रांच की अलग अलग यूनिट्स में इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात है। इस मामले में 2 नागरिकों के नाम भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उन दोनों नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120B समेत 29 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाकर सियासी तूफान ला दिया था। अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था और अब परमबीर सिंह खुद 15 करोड़ की रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप में फंस चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के ऊपर एक और मामले में कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि परमबीर सिंह जब थाने के पुलिस कमिश्नर थे तब उन्होंने मुंबई के मलबार हिल इलाके के सरकारी आवास का किराया नहीं भरा था। इस समय बताया जा रहा है कि उस सरकारी आवास का किराया 54 लाख तक पहुंच चुका है, जिसमें परमबीर सिंह ने अब तक सिर्फ 29 लाख रुपए ही भरे हैं, यानी कि 24 लाख रुपए अभी भी बकाया हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परमबीर सिंह 18 मार्च 2015 को ठाणे के पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए थे। इससे पहले वो मुंबई में स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स के एडिशनल डीजीपी थे। ठाणे से मुंबई आने पर परमबीर को मालाबार हिल्स के नीलिमा अपार्टमेंट में आवास उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जब ठाणे में ट्रांसफर हो गया तब भी उन्होंने मालाबार हिल्स वाला अपार्टमेंट खाली नहीं किया था। इसलिए किराया और पेनाल्टी जोड़कर उनके ऊपर 54,10,000 रुपए बकाया हो गया। हैरानी की बात यह है कि परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से अपनी बकाया रकम माफ करने की अपील की थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच 100 करोड़ की वसूली का विवाद हो गया। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि जब परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तब उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद अनिल देशमुख और परमबीर सिंह की दोनों की मुश्किलें बढ़ गई थी। अब 15 करोड़ की उगाही के मामले में मुंबई पुलिस ने परमबीर सिंह के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ परमबीर सिंह की शिकायत पर लगातार ईडी अनिल देशमुख के ऊपर अपना शिकंजा कसते जा रही है। योगी सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना शुरू की। यूपी सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना की शुरुआत की। इसके तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार 18 साल की उम्र तक इन बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा भी उठाएगी। 18 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार उनका लालन पालन की व्यवस्था करेगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी के पास आतंकियों की घुसपैठ की आशंका जताई गई, जिसके बाद वहां सेना ने उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच दोपहर से तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे से कोलंबो में शुरू होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सोशल मीडिया नियमों पर आईटी मंत्रालय को नोटिस जारी किया और 13 सितंबर तक जवाब मांगा। इससे पहले इन नए नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। ओलंपिक्स की तैयारियों में जुटी तलवारबाज भवानी देवी ने टोक्यो में बनाए गए खेल गांव में अभ्यास किया। उनका मुकाबला सोमवार को होगा। राजस्थान के बीकानेर में सुबह 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के जोधपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक दुकान के बाहर 2 सांड आपस में भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की भी कोशिश की, लेकिन एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे इन सांडों पर कोई असर नहीं हुआ। बीच सड़क पर उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत में आ गए। हालात कहीं बिगड़ न जाएं, इसे देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर झाड़ू से वार करने लगा, जबकि एक दूसरा आदमी उन सांडों पर पानी फेंकता दिखा। लेकिन इसके बाद भी दोनों सांड एक दूसरे से अलग नहीं हुए। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद एक सांड ने लड़ाई छोड़कर वहां की एक दुकान में घुसने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने उसे किसी तरह वहां से भगा दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे स्टेशन के बाहर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां रेलवे पुल के नीचे एक ट्रक फंस गया, जिसने उस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों की मुसीबत बढ़ा दी। ये ट्रक उस वक्त वहां फंसा जब सड़कों पर भारी ट्रैफिक होता है।
हर किसी को अपने दफ्तर या कारोबार की जगह पर पहुंचने की जल्दी होती है। तभी ये ट्रक पुल के नीचे फंस गया। फंसा भी ऐसा कि उसके पिछले हिस्से को भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन ये उन लोगों के रास्ते में बाधा बन गया जिन्हें वहां से आगे जाना था। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता चला गया, कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया, छोटी बड़ी सभी गाड़ियां वहां फंस गईं। जब काफी देर तक रास्ता नहीं खुला तो कार में बैठे लोग और टू व्हीलर वाले सब परेशान होने लगे। उस रूट से अक्सर गुजरने वालों ने बताया कि बड़ी गाड़ियों के साथ ये दिक्कत अमूमन खड़ी हो जाती है। ये ब्रिज तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता तो नीचे से खोदना देना पड़ेगा। ये रोज का वो तकलीफ है। इस ट्रैफिक जैम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसे जैसे तैसे वहां से बाहर निकाला गया। उसी के सहारे कुछ और गाड़ियां भी अपनी जगह से खिसकी। रास्ते को डाइवर्ट किया गया, लेकिन ट्रैफिक था कि कम होने का नाम लेता नहीं दिखा। फिर शुरू हुई ट्रक को वहां से हटाने की कवायद। इसके लिए 2 क्रेन की मदद ली गई, जिन्हें उस ट्रक के दोनों तरफ खड़ा किया गया। उन्हीं के जरिए ट्रक को वहां से निकाला गया। तब कहीं जाकर ट्रैफिक जैम से लोगों को राहत मिली। उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिल दिला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक मकान देखते ही देखते रह गया। बताया गया कि उस मकान पर आसमान से बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से उसमें कई जगह दरारें पड़ गई। इसके थोड़ी ही देर बाद उस मकान के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और फिर पूरा मकान ही जमीन पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि उसमें रहने वाले लोग पहले ही जरूरत का सामान लेकर बाहर निकल चुके थे।